योगेश वर्मा और मेरे साथ हैं गौरी प्रधान। हम यहाँ पर आपके सामने हैं फॉर टॉकिंग अबाउट हमारा एक नई फिल्म बन के आ गई है बाजार में और 12 में उसका रिलीज डेट है। फिल्म का नाम है अ विंटर टेल एट शिमला और ये कहानी की द वुमन सेंट्रिक फिल्म इट इज एंड शी इज प्लेइंग द लीड रोल। तो थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा फिल्म के बारे में और फिर गौरी जी को तो आप सब जानते हैं कि गौरी जी से आप कितना मर्जी सवाल पूछिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था अभी तक। 3 साल पहले आई वॉज रनिंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट इंडियन वेल नोन कंपनीज। लेकिन मेरी बचपन की एक चाह थी एक फिल्म बनाने की, क्योंकि मैं इन माई यंगर डेज आई यूज्ड टू बी एन एक्टर। दिल्ली थिएटर में बहुत मैंने काम किया। मेरे बाकी दोस्त उस समय के जो थे वो बड़े बड़े स्टार बन गए, अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं दिल्ली में, वो NSD के ग्रुप वाले सब। मैं NSD से नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त यार वो NSD के थे, क्योंकि मेरा शौक इस तरह का था। ऐसे कुछ हालात हुए जिंदगी के, और उस जमाने की बात कर रहा हूँ 70s की, कि उस वक्त इतना अवसर भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो आपको अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ नौकरी करनी पड़ती थी। और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, फेमस इंस्टीट्यूशन है पिलानी। वहाँ से मैंने BE और ME दोनों करी थी और वहीं मैं थिएटर करता था। तो मैं वहाँ से आया और दिल्ली में मैंने थिएटर करना शुरू किया और उसी घर के मेरे हालात एकदम उलट पलट हो गए बुरी दिनों। तो मुझे सीरियसली नौकरी करनी पड़ी। 40 साल तक मैंने नौकरी करी। मैंने ना थिएटर की तरफ मुड़ के देखा, ना मैंने फिल्म की तरफ देखा। कभी मुझे फिल्मों से कोई सरोकार क्या एज एन ऑडियंस भी ज़्यादा नहीं था। कोई बहुत अच्छी फिल्म किसी ने कहा, फैमिली ने बोला तो जाके देख ले। मुझे डर लगता था फिल्मों से कि एक बार मैं जाऊंगा तो फिर फंस जाऊंगा थिएटर एक्टिंग में। तो 40 साल तक मैंने खूब अच्छी नौकरी करी। अपनी जो मेरे को पद मिले जीवन में मैंने सब अच्छी तरह निभाए। 60 पे मैंने सोचा कि भाई मैं जिंदगी में जो करना था, अब अच्छी हैसियत बन गई, सब तरह से अब सब जिम्मेदारियां निभा ली, तो अब जो भी थोड़ा बहुत मेरे पैसा है मैं फिल्म बनाऊंगा। खुद कहानी लिखी, पहले कोशिश करी कि किसी और को बोलूं, लेकिन मेरे पास समय कम था। इस उम्र में आप ज़्यादा दफ्तर से दफ्तर घूम फिर नहीं सकते जाके कि मेरी ये कहानी है, इसको फिल्म बनाओ। तो मैंने सोचा मैं खुद ही बनाऊंगा, अगर कोई बनाएगा तो मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा। तो फिल्म बनाई और फिल्म में मैंने अच्छे कलाकार लिए और जो बहुत जाने माने शायद ना हो, लेकिन सब ये जानते हैं कि कलाकार बहुत अच्छे हैं। जो जैसे गौरी जी को जानते हैं कि अपने ज़माने की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी और जब तक इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया तो बहुत A ग्रेड काम, बहुत बेहतरीन काम किया। तो मेरी वुमन सेंट्रिक फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो 45 ईयर ओल्ड पर्सनैलिटी है, तो मैंने इनको लिया। तो खैर कहानी बनते बनते मुझे एहसास होने लगा और मेरे साथ इंडस्ट्री के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और माहिर लोग थे। सिर्फ मैं नया था, लेकिन मेरी जो टीम थी वो सब ने 30-30, 40-40 फिल्में अच्छी नाम कमाए हुए सब लोग थे मेरे साथ। मेरी टीम अच्छी थी। तो उन्होंने मेरे को बोलने लगा कि यार ये फिल्म आपकी बहुत एक तरह से अलग बन रही है, और उनका कोई ये डिस्क्रिप्शन था कि एक अभूतपूर्व फिल्म बन रही है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट एट ऑल इन द इंडस्ट्री, हैज नो बैकग्राउंड। और मानिए कि जिंदगी में पहली बार आई हैव डायरेक्टेड द फिल्म, और जिंदगी में वो पहली शूटिंग मैंने लाइफ में देखी थी। मैंने शूटिंग भी नहीं देखी थी, बट आई हैड अ गुड टीम, सो आई वाज वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्चुअल प्लेन एंड अदर्स वर वर्किंग ऑन द ऑपरेटिंग प्लेन, द सिनेमाटोग्राफर एंड ऑल द अदर टेक्नीशियंस। फिल्म बहुत अच्छी बन गई। और ये फिल्म क्या है ये बताना चाहता हूँ। इसको अगर आप मुझे इफ आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, आई वुड कॉल इट ए क्लासिक टेल, और somebody said it's rather a tale of classic love. क्लासिक लव क्या चीज है वो बताने दीजिए मुझे। कि क्लासिक लव वो एक प्यार मोहब्बत का एहसास, इश्क है, वो एक ऐसा जुनून है जिसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो बिरहा है, उसमें आप हीरो हीरोइन मिलते नहीं है क्लासिक लव में। आप कोई देख लीजिए रोमियो जूलियट या शीरी फरहाद या कोई भी फिल्म, और उसमें यर्निंग और सैक्रिफाइस है। मोहब्बत का मतलब यह है कि मैं आपका हूं, आप मेरी हो ना हो, या आप वाइस वर्सा, या आप मेरे हो मैं आपकी हूं ना हो। और जस्ट बिकॉज मैंने प्यार किया है मुझे आपके जीवन पे हक और अधिकार नहीं है। आई कैनॉट हैव राइट्स ऑन अदर पर्सन हुम आई लव, आई ओनली कैन सैक्रिफाइस माई सेल्फ टू द पर्सन आई लव। तो ये यर्निंग, इंतजार, आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर लड़की 6 महीने के लिए बाहर पढ़ने चले जाए या लड़का चलाए तो डिस्टेंट लव इज नॉट फीजिबल दिस है। पहले जमाने में 20-20 साल नदी किनारे बैठ के इंतजार हो जाती थी, या महल के झरोखे में बैठे नजरें लगा के बैठी है घोड़े पे आएगा 20 साल बाद, वो देखती थी।
तो वो ऐसे विंटेज एलिमेंट्स को संजोकर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आज के जीवन में क्या हो रहा है, वैसी एक धीमी रफ्तार की फिल्म है। बहुत धीरे धीरे आपको एक एहसास होता है कि आज एक अच्छी फिल्म देखी। मुझे मालूम है, मैं कमर्शियल आदमी रहा हूँ, आई बीन रनिंग कमर्शियल बिजनेसेस, तो आई नो दैट आई हैव टू एड्रेस टू द ऑडियंस। तो प्लॉट को बहुत इंट्रीगिंग, कहानी के बड़े डेप्थ वाले कैरेक्टर्स और स्लोली अनरेवल होने वाली कहानी बनाई। तो ये सब, और म्यूजिक भी जो है टैगोर इंस्पायर्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के म्यूजिक भी इस पे एक प्रमुख मेरा गाना है वो है। तो ये सब करते करते सबने मेरे को बताया कि ये भाई फिल्म आपकी अच्छी बनी है, इट इज नो मोर ए पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन, द फिल्म इज वर्थ शोइंग टू द वर्ल्ड। आप आगे बढ़ के इसको फिल्म को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से हुई कि एक लड़की है जो जीवन में बहुत उत्साह से भरी हुई है। वो हर चीज को, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, सब कुछ को एक्सपीरियंस करने के लिए बिल्कुल निश्चल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस सब कुछ करना चाहती है। शी लिव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ एडवेंचर टू विद फुल स्पिरिट्स टू एंजॉय लाइफ। इतना उसके अंदर मतलब लस्ट है लाइफ की, और उसके जिससे प्यार करती है, जिससे हो जाता है प्यार, वो एक फिलोसफर किस्म का, जिसे कहते हैं रोमांटिक फूल। पढ़ा लिखा है लेकिन लिखने का उसको शौक है, थोड़ा पोएटिक है, खलील गिबरान पढ़ता है, उसी के बारे में बातें करता है। और उनके साथ जब प्यार होता है तो लड़की को ये लगता है कि बस ये आदमी जो है मंत्रमुग्ध रहती है उसकी बातों से, और वैसा उसको प्यार मिलता है। वो भी उसको पूरी फ्रीडम और पूरी रेंज देता है, जो करना चाहती है कर। लेकिन उसके दिल में, क्योंकि वो आप पुलिस लाइन में रहते हैं तो जानते हैं, जो किसी भी ऐसे रेजिमेंट में या कॉलोनी में, जब टाउनशिप में होते हैं और आप डीआईजी की वाइफ हैं, तो आपका स्टेटस है, एक डिग्निटी है, एक तरीका आपका सोशल तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, एक इमेज बन गई है। और इनकी लाइफ में वो लड़का वापस आ जाता है। अब नाउ वो प्रोफेसर है, बहुत बड़ा फिलोसफर, टीचर, दुनिया में लेक्चर दे रहा है, जो उसका सब्जेक्ट है। तो वो जब शहर में सब्जेक्ट देने आता है, ये जाती है, देखती है तो वही है। तो इनके मन में ये फैसला हो जाता है कि हम इनसे बात नहीं कर सकते। तो पहले से ही अपना ऐसा बना लेती है कि उसको सिग्नल दे देती है कि भाई आप मेरे से प्लीज मेरी फैमिली। और उनके दिल में यह है कि आई लव माई फैमिली, आई लव माई होम एंड आई लव माई आइडेंटिटी। अब ये जब मिलते हैं तो इनके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आती है जीवन में दोनों के, क्योंकि प्यार तो था, खिंचाव भी था, लेकिन देयर इज ये पलड़ा कि जिंदगी में अब आपकी फैमिली है, अपना एक लाइफ का डिग्निटी है, एक रोल है, एक, और उसमें वो खुश नहीं है। क्योंकि वो डीआईजी साहब तो जो कह देते हैं यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये करना है तो करना है, ये पेंटिंग। तो जब आप प्यार के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको अपनी फिजिकल इंटीमेसी ध्यान रहती है? फिजिकल इंटीमेसी तो उसके बाद कई लोगों से होती है, या पत्नी भी है, तो सब 30 सालों में बहुत दर्द पड़ जाता है, पड़ते पड़ जाती है। जो आपने इमोशनल ड्रामा हुआ था, जो भी आपके ऑल एक्सपीरियंसेस ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म, फीलिंग ओवरजॉय, कहानी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कहानी मतलब फिक्शन है या मतलब किसी की लाइफ बेस पे है जो आपने लिखी? हाँ, ये कहानी इस फिक्शन, जिंदगी के अनेकों तजुर्बे, अनेकों नजरिए मिला के बहुत क्रेडिबल कैरेक्टर्स हैं। और ये कहानी मल्टीपल कैरेक्टर एंसेंबल कास्ट के साथ में है। इसमें खाली गौरी जी भी हैं, गौरी की बेटी है, और बहुत खूबसूरत माँ बेटी की रिलेशनशिप, बल्कि जिन्होंने भी प्रीव्यू करी है फिल्म, उन्होंने सबने मेरे को यकीन दिलाया है कि माँ बेटी की इतनी खूबसूरत रिलेशन जो है किसी ने नहीं दिखाई है। हाउ ए डॉटर नाउ, इस कहानी का बड़ा मजेदार चीज है कि लड़की अब जो उसकी बड़ी हो गई है, उसका भी अब प्यार वाला सिचुएशन में है, और वो द मदर एंड डॉटर इंटरैक्ट अबाउट हाउ लव इज एंड व्हाट लव इज एंड व्हाट शुड बी देयर व्यू एंड अप्रोच टू लाइफ। तो माँ बेटी का एक इंटरेक्शन है, और भी बहुत कैरेक्टर हैं। तो इसके हीरो हैं फिल्म के बंगाली एक्टर, बहुत फेमस हैं, अच्छा काम करते हैं, इंद्रनील सेन गुप्ता, ऑल्दो ही इज नॉट अ हार्डकोर बॉलीवुड एक्टर, रीजनल सिनेमा से हैं। और साथ में मेरे पास और बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक दीपराज राणा जी हैं, तो बहुत आते हैं, आपने देखा होगा। एक दिल्ली के ही बहुत फेमस एक्टर है, दीपराज राणा भी दिल्ली के हैं। और ऋतुराज सिंह साहब हैं, तो पुराने टीवी एक्टर हैं, वो हैं। और करमवीर चौधरी हैं जो दंगल में थे, और मनु मलिक हैं। और एक नई लड़की को हमने इंट्रोड्यूस किया जो इनका यंगर वर्जन प्ले कर रही है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। प्रोफेशनली से ज़्यादा हम लोगों
का पर्सनल रिलेशनशिप बन गया है. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट शूटिंग विथ हिम. और इसके अलावा तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया. एंड आई रियली होप दैट द फिल्म डज वेल. अच्छी फिल्म है, सबको पसंद आएगी. आप अपने बच्चों के साथ जाके भी देख सकते हैं. तो वी ऑल वर्कड रियली हार्ड फॉर इट. टेल इज अ यार्न. और जैसे एक ऊन का गोला होता है, उसको आप ऐसे फेंक दें तो कभी पड़ता है, रोल करता है, कभी रुक जाता है, कभी इधर निकल जाता है, कभी उधर निकल जाता है, फिर सडनली फिर रोल आउट कर जाता है. तो एक अनस्ट्रक्चर्ड जैसे रिवुलेट, a small stream of water, it keeps flowing naturally. एंड ऑडियंस को इस तरह की ट्रिप मिलनी कि एक डेफिनेट ओपनिंग, डेफिनेट मिडल, डेफिनेट क्लाइमैक्स. सो दिस नरेशन इज नॉट फॉलोइंग a pattern of a regular story. It is following the narration like a yarn, unfold itself with small little surprises here and there. So the story narration is across 3 time frames. गौरी मैम, कोई आप मोमेंट शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान की जो फिल्म? मोमेंट्स तो बहुत है और हर कोई मोमेंट बहुत खूबसूरत था, क्योंकि ऐसी जगह पे आप शूट करते हो शिमला में 1 महीना, तो हर कोई चीज़ बहुत अच्छी होगी. तो मैंने अपना चाइल्डहुड जम्मू कश्मीर में बिताया क्योंकि मैं फादर वाज इन द आर्मी. तो तब से आज तक व्हेन आई वाज स्मॉल वहाँ की मेमोरीज थी स्नोफॉल की, ये वो. लेकिन तब से वापस सिटी में आके इतने सालों में स्नोफॉल, स्विट्जरलैंड में भी जब भी मैं गई हूँ स्नोफॉल नहीं एक्सपीरियंस किया. ऐसे गलत टाइम पे जाके या तो ये टाइम पे जो स्नोफॉल एक्चुअली खत्म हो गई थी शिमला में, लेकिन हमारे जाने के 2 दिन बाद इतनी अच्छी स्नोफॉल हुई है कि आज तो एब्सोल्युटली लव्ड इट. मैंने अपने बच्चों को फोन करके बोला, कश्मीर में वापस जाके भी वहाँ स्नोफॉल नहीं थी, लेकिन शिमला में आई थिंक आई वाज जस्ट सपोज टू एक्सपीरियंस दैट इतने सालों के बाद. तो आई थिंक दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. तो आपने एंजॉय किया उसको, मतलब जो स्नोफॉल का? हाँ, थैंकफुली डिफिकल्टीज तो कुछ आई नहीं ज़्यादा. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप पहली बार सबसे मिलते हो डायरेक्टली सेट पे, डायरेक्टर से, एक्टर से, तो थोड़ी एंग्जाइटी रहती है कि पहली बार काम कर रहे हैं. 1-2 दिन उसी में चले जाते हैं, दूसरे को जानने में, रिहर्स करने में. लेकिन हमने 2 महीने पहले से ही बहुत वर्कशॉप्स किए थे ऑनलाइन. हम रोज एक दूसरे से मिलते थे, ऑनलाइन मिलते थे, फिर बाद में ऑफलाइन मिलने लगे. और तो एक फैमिली जैसे ही बन गया था ऑलरेडी एक्टर्स और योगेश जी के साथ. तो बहुत मज़ा भी आता था. और इसीलिए जब एक्चुअली शूटिंग हुई तो बहुत इजी था हम सबके लिए काम करना. अभी तक आपने छोटी स्क्रीन में काम किया, फर्स्ट टाइम बड़े में कर रहे, तो किस में ज़्यादा आपको एंजॉय? एक्चुअली दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स. की छोटे इस पे जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता ज़्यादा और वो चलता रहता है. लेकिन बड़े पर्दे के लिए आपको आराम से टाइम मिलता है. आप अपने कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस रिहर्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने कैरेक्टर पे काम कर सकते हो. तो टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि 50 पेजेस दिया आपको पढ़ने के लिए और करो लाइन्स रेडी, ऐसा नहीं. आराम से टाइम मिलता है. और अगर आपने इंडियन टेलीविजन किया हो, एक भी सीरियल की हो आपने, और उसके बाद तो आप कहीं पे भी कैसे भी जाके काम कर सकते हो, क्योंकि इंडियन टेलीविजन के बाद तो एवरीथिंग इज अ केक वॉक. बहुत ईजी है. सबके लिए कुछ ना कुछ है. जैसे इसमें ड्रामा है, बहुत थ्रिलिंग स्टोरी है, सस्पेंस है, रोमांस है. तो आई थिंक यंग से ओल्ड तक सबके लिए कुछ ना कुछ है. तो एवरीबडी विल एंजॉय करेंगे. इट्स लाइक अ फैमिली फिल्म. एक साथ जाके देखिए और फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप इट डज वेल फॉर अस एंड आई होप यू एंजॉय इट.